हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियो का सेकंड चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही चैप्टर है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने नोटिस किया कैसे कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स को हमने सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैसे उसे विलाई और माइक्रोविलाई से ब्लड में भेजा और ब्लड से सेल्स में भेजा। अब सेल्स में जो ये सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म है फूड का, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स जब पहुंचे तो अब इन्हें बेसिकली क्या किया जाएगा, इनकी ऑक्सीडेशन की जाएगी सेल में, ताकि इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एटीपी। तो इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक्चुअली आपको रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। फर्स्ट रेस्पिरेशन होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग, जिसे आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल देते हो। उसके बाद जब ऑक्सीजन आपके लंग्स में आती है, लंग्स से ब्लड में जाती है, ब्लड से टिश्यूज में जाती है, टिश्यूज में इस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो हमारे बॉडी लिविंग सेल्स में चल रही है। तो हमें डिस्कस करनी है अब ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, व्हाट इज नीड ऑफ रेस्पिरेशन। नीड ऑफ रेस्पिरेशन, क्या जरूरत है रेस्पिरेशन की। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलाने हैं देन यू नीड कॉन्टिन्यूअस एटीपी। और जो एटीपी है ये कहीं भी स्टोर नहीं होती हमारी बॉडी में, ये तो जैसे ही बनती जा रही है वैसे ही यूज अप होती जा रही है। और जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। जितने भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं जो एनर्जी ड्रिवन है, उनमें क्या खर्च होगी, एटीपी। और अगर आपको एटीपी चाहिए तो आपको एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा, रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन है क्या, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। इसमें जो ग्लूकोज आपने अपने सेल तक पहुंचाया, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और जो एनर्जी बनेगी एटीपी और हीट। हीट आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेगी और जो एटीपी है ये अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज अप होगी। अब रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन हो रही है फूड प्रोडक्ट्स की, जैसे ग्लूकोज की, तो इसलिए हम इसे कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज नोन एज कैटाबोलिक प्रोसेस। तो इस कैटाबोलिक प्रोसेस में किया जा रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एटीपी। ये देखो एक कंपाउंड है, जो ये कंपाउंड है ये मान लो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड को ब्रेक किया जा रहा है। ये देखो इसे ब्रेक किया गया, ब्रेक करके इसकी कार्बन अलग होगी और इससे एनर्जी रिलीज होगी। और जो ये एनर्जी है इसे यूज किया जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन में। अब जो भी लिविंग है उसे कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की, ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो ये एनर्जी चाहिए ये किससे मिलेगी, ग्लूकोज से, अमाइनो एसिड से, फैटी एसिड से, इनकी ऑक्सीडेशन से। The micromolecules are transported to body cells through circulatory system। अब बड़े ध्यान से देखो, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, विलाई और माइक्रोविलाई में जो एब्जॉर्प्शन हुई, जो फैट सोलुबल सब्सटेंसेस हैं उनकी एब्जॉर्प्शन लैक्टियल में होगी। लैक्टियल भी अल्टीमेटली अपना सारा मटेरियल, एब्जॉर्ब्ड मटेरियल ब्लड में ड्रेन कर देगी। और जो ब्लड कैपिलरीज पड़ी थी विलाई के नीचे, वो ब्लड कैपिलरीज भी
सारा कुछ ब्लड से कहां पे ले आएगी, डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज में। और यही सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कैरी करके हमारे बॉडी टिश्यूज में पहुंचाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी उसे एक्सहेल करवाएगा, बॉडी से बाहर निकलवाएगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल्स टू द सेल्स। अब बेसिकली जो ये न्यूट्रिएंट्स आए हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सेल और सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से ऑक्सीडाइज किए जाएंगे ताकि इनसे एटीपी प्रोडक्शन की जा सके। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उस केस में आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इसके साथ वाटर भी यूज हो रहा है। जो ये कैटाबोलिज्म के दौरान वाटर रिलीज हो रहा है, इस वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं, और साथ में एटीपी और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सोलबिलिटी पानी में काफी ज्यादा है। ये कार्बोनिक एसिड बना देती है जिससे हमारी पीएच कम हो जाती है। ये ब्लड जो ये थ्रेटनिंग है फॉर होम्योस्टेसिस, जिससे हम अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख पाते। तो इसके कारण अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, अब हम इसे एक्सहेल करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। इसका मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेने के लिए नहीं बने, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए बने हैं। That is why respiration is the vital process for life. The process of exchange of oxygen from the medium with carbon dioxide produced by the cells at the same time is known as breathing. Inhalation and exhalation is equal to breathing. The process of respiration during which air is inhaled into lungs and exhaled out of lungs is also called breathing. ये देखो, ये एयर अंदर जा रही है इनहेलेशन, एयर बाहर आ रही है एक्सहेलेशन। ये अंदर बाहर आ कैसे रही है, इसमें बड़े ध्यान से देखो, डायाफ्राम दिखाया हुआ है नीचे, ये जो लाइन नजर आ रही है ना, जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो जो हमारा डायाफ्राम है इसकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ये डोम शेप हो जाता है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ये फ्लैट हो जाता है। ये देखो डायाफ्राम फ्लैट हो गया और हमारे लंग्स एक्सपैंड कर गए। जब हमारे लंग्स एक्सपैंड हुए तो लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। उस नेगेटिव प्रेशर के कारण एयर रशेज इनसाइड द लंग। जब हमारा डायाफ्राम की मसल्स रिलैक्स होगी, ये द्वारा डोम शेप हो गया। इसके डोम शेप होने से थोरेसिक कैविटी छोटी होगी, जिसके कारण हमारे लंग्स को कम जगह मिल रही है। लंग्स को कम जगह मिल रही है तो उसके कारण जो एयर है इट रशेज आउटसाइड द लंग। अब मैंने आपको जैसे बताया, जो ब्रीदिंग है इसे आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हो, इसे वेंटिलेशन बोल सकते हो। इसमें मेनली ऑक्सीजन एंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हो रही है हमारी बॉडी से। ये देखिए, ऑक्सीजन एंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हो रही है हमारी बॉडी से। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बेसिक्स देखे हमने, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। द प्रोसेस लीडिंग टू एंड इंक्लूडिंग द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। अब जब ये ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की हमारे लिविंग सेल्स में, तो हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन बोल देते हैं।
अब ये देखिए हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड के कैपिलरीज में आरबीसीज पास हो रही हैं, जब ये टिश्यूज के पास आए तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ये देखो दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन, ये देखो निकल रहे हैं ना बबल्स। ये जो ऑक्सीजन है ये टिश्यूज के पास जाएगी। अब टिश्यूज क्या करेंगे, ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाई जा सके, हीट एज वेल एज एटीपी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे चलती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब रेस्पिरेशन दो तरह की होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये चल रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें ऑक्सीडाइज करना है उनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम रिलीज होती है। ये चलती किसमें है, ईस्ट सेल्स में, सर्टेन बैक्टीरिया में, हमारे मसल सेल्स में। मसल सेल्स में कब चलती है, मसल सेल्स में चलती है अंडर स्टर्नस एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मान के चलो बायोसेल से भागते भागते आप 22 नंबर के फाटक के पुल के ऊपर चढ़ गए, तो अब आपने देखा होगा आपका ब्रीदिंग रेट, आपका हार्ट रेट दोनों फास्ट हो गए। तो ब्रीदिंग रेट फास्ट होने के बावजूद भी आपकी जो मसल की एनर्जी डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो आपकी मसल्स क्या करेंगी, एनारोबिकली भी रिस्पायर करना शुरू कर देंगी ताकि कुछ और एटीपी प्रोड्यूस कर सके। अब ये जो ग्लूकोज है इसे कन्वर्ट किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। ये देखो ये इथेनॉल बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और साथ में 2 एटीपी रिलीज हुए। अब इसका मतलब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इथाइल अल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है ग्लूकोज की, तभी तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड हमें मिला है, इथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसलिए हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। देखो सिर्फ 2 एटीपी रिलीज हुए हैं। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखते हैं। ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो रहा है C3H6O3 लैक्टिक एसिड में। अब देखो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन। इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब जब इथाइल अल्कोहल बनती है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। और ये दोनों प्रोसेस किसमें चल रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दोनों में देखो एक चीज कॉमन नजर आ रही है, एटलीस्ट वन एंड प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक और वेरी लेस अमाउंट ऑफ एटीपी इज रिलीज इन प्रोसेसेस। देखो 2 एटीपी। अब आ गई एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है फूड की, और इसके कारण हमें इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सब इनऑर्गेनिक मिल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटीपी मिल रही है। ग्लूकोज आ गया C6H12O6, वाटर आ गया, ऑक्सीजन आ गई, अब देखो इस केस में क्या हुआ, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन ये तीनों ने क्या प्रोड्यूस किए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर और 36 एटीपी। इसका मतलब जो ये वाला वाटर है 12H2O प्रोड्यूस हुआ, ये मेटाबॉलिक वाटर है, और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुए इसमें, और 6
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज हुए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। बट एटीपी क्वांटिटी देखो 36 एटीपी प्रोड्यूस हुए और एंड प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है। अब छोटी छोटी बात करेंगे किंगडम एनिमलिया से। इन फिशेज ब्लड एंड वाटर फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिधर पानी फ्लो हो रहा है वाटर उससे ऑपोजिट, जो ब्लड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ये देखिए यहाँ पे आपको गिल्स नजर आ रही हैं, ये देखो ये गिल्स हैं। तो इस केस में ये यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है, ब्लड वेसल्स, और उस केस में आपको इसका एनलार्ज व्यू नजर आ रहा है, ये वाला वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन इस तरह फ्लो कर रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन एंटर हो रही है ताकि जो ब्लड है उसकी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो सके। और जो फिश जैसे जानवर हैं इनमें सिंगल सर्किट पाया जाता है। सिंगल सर्किट का मतलब ये इनका हार्ट है। टू चैम्बर्ड हार्ट है। अब ये ओरिकल होगी, ये वेंट्रिकल होगी। तो इस केस में हमने नोटिस किया जो यहाँ पे गिल्स हैं, गिल्स में ऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की, जो गिल्स में ऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बेसिकली पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। ये मान लो ये गिल्स हैं, जो गिल्स में ऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की, तो उस केस में ये जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। और ये हो गए बॉडी सेल्स। अब बॉडी सेल्स में सर्कुलेट होने के बाद जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट में चला गया और ओरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर गिल्स में गया, गिल्स में फिर ऑक्सीजनेशन होगी, फिर ये बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स में फिर डीऑक्सीजनेशन होगी, फिर ओरिकल फिर वेंट्रिकल। तो इसका मतलब हार्ट में तो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड ही आ रहा है, तो इसलिए हम इसे वीनस हार्ट बोल देते हैं। जो फिश का हार्ट है ये वीनस हार्ट है और ब्लड सर्कुलेशन के दौरान सिर्फ एक बार ही हार्ट में आता है, पहले गिल्स से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओरिकल में, ओरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर गिल्स में, गिल्स में फिर ऑक्सीजनेशन हुई, फिर बॉडी पार्ट्स में, ऐसे चलता रहेगा। दिस इज सिंगल सर्किट ऑफ ब्लड। अब जो बर्ड्स हैं develop the technique of continuous exchange of gases even during respiration with the help of unique feature the presence of air sac and parabronchi। हम बोलते हैं मोस्ट एडवांस्ड लंग्स हैं बर्ड्स में क्योंकि उनके साथ एयर सैक्स जुड़े होते हैं। एयर मूवमेंट इन बर्ड्स रेस्पिरेशन, ये देखो इस केस में ये बेसिकली जो एयर है ये एंटर हुई एयर सैक में, एयर सैक से जो ऑक्सीजन है ये गई पैराब्रोंकी में, पैराब्रोंकी, और जो पैराब्रोंकी से एयर है ये फर्दर आगे हमने नोटिस किया आगे सैक में गई और सैक से ये कहां पहुंच जाएगी, बॉडी टिश्यूज में और बोन्स में भी जाएगी ताकि इसका जो न्यूमेटिक बोन्स हैं वो हल्की हो जाएं और ये फ्लाइट में हेल्प हो सके। ये इनहेलेशन होगी, ये एक्सहेलेशन होगी, ठीक है। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है,
और यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिलीव हो रहा है। तो इस खासियत में जो ये आपको एयर सैक्स नजर आ रहे हैं, ये एयर सैक्स बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये एयर सैक्स हैं, ये बोन से भी जुड़े हुए हैं, ताकि जब इन्हें फ्लाइट करना है तो ये न्यूमेटिक पोरस बोन्स में ऑक्सीजन भरे और इनका जो स्केलेटल सिस्टम है लाइट हो सके और ये उड़ सके। Birds develop the technique of continuous exchange of gases even during flight with the help of unique feature, the presence of air sac and parabranchi। ये देखिए इस केस में ये रियर एयर सैक्स नजर आ रहे हैं हमें, रियर पिछली वाली साइड। ये उसके बाद एयर सैक्स किससे जुड़े हुए हैं? लंग से। ये क्या नजर आ रहे हैं? लंग। और ये फ्रंट एयर सैक्स नजर आ रहे हैं। पार्ट्स आर इनसाइड द बर्ड्स होलो बोन्स, जो कहां पे पड़े हैं? बर्ड्स की होलो बोन्स में। और उसके बाद ये देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड है, माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर आ रही है इनसाइड द बर्ड लंग। ठीक है, एयर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। एयर फ्लो इस डायरेक्शन में, ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटर होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना, काउंटर करंट बन गया। Insects and some other arthropods have direct supply of oxygen to individuals' body cells through tracheal system, making them very active। अब हमें पता है जो कॉकरोच है उसमें ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। ट्रेकियल सिस्टम क्या है? एक पाइप सिस्टम है। ये देखिए, ये इंसेक्ट है, इसके बाहर की तरफ स्पाइरेकल्स हैं। ये जो स्पाइरेकल हैं दे आर एनालोगस टू अवर नोस्ट्रिल। ये स्पाइरेकल से जो ऑक्सीजन है ये एंटर हुई, स्पाइरेकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकियोल, ट्रेकियोल से बॉडी टिश्यूज, और बॉडी टिश्यूज ने इस ऑक्सीजन को यूज किया रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, और कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर ट्रेकिया में, ट्रेकिया से आउटसाइड द बॉडी। ये देखो, ये आपको ट्रेकियल सिस्टम नजर आ रहा है, ये बाहर की तरफ स्पाइरेकल्स नजर आ रहे हैं जहां से एयर एंटर हुई है, और ये ट्रेकियल सिस्टम है। इससे बेसिकली कहां जा रही है? टिश्यूज के पास। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकियोल, ट्रेकियोल से बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड यहां से वापस आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये एयर एंटर हुई स्पाइरेकल में, स्पाइरेकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकियोल, ट्रेकियोल से बॉडी सेल, बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकियोल, ट्रेकियोल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से स्पाइरेकल। बट जो मैमल्स हैं इनमें रिब केज पाया जाता है, रिब केज, पूरा पिंजरा बना हुआ है ना, एंड द डायाफ्राम जो एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी से को सेपरेट करता है, हेल्प मैमल्स ब्रीथ मोर इफेक्टिवली। ये देखो, इसमें ये फ्लैटेंड डायाफ्राम नजर आ रहा है, इसमें डोम शेप्ड डायाफ्राम नजर आ रहा है। ये डोम शेप्ड डायाफ्राम का मतलब ये रिलैक्स पोजीशन में है, ये रिलैक्स पोजीशन में है। जब ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्लैट हो गया, तो उस केस में जो थोरेसिक कैविटी है जहां पे लंग्स पड़े हैं ये बड़ी होगी, क्योंकि डायाफ्राम फ्लैट हो गया तो ये बड़ी हो जाएगी। जब ये बड़ी होगी तो हमारे लंग्स हैं दे आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी, आवर लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी, स्पॉन्जी रसगुल्ले की तरह। तो उस केस में बेसिकली थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने के कारण लंग्स हैं ये एक्सपेंड करके, जब लंग्स एक्सपेंड हुए इनमें भी नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने से एयर रशेज इनसाइड द लंग्स। इसका मतलब हम यही बोलेंगे, जो रिब केज है ये अपवर्ड आ गया बाहर की तरफ, और डायाफ्राम है ये नीचे चला गया, फ्लैट हो गया। थोरेसिक कैविटी बड़ी होगी, थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया,
जिसके कारण लंग्स, सॉलिड एंड स्पॉन्जी हैं, ये भी एक्सपैंड हो गए। इनके एक्सपैंड होने से हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने के कारण एयर रशेज इनसाइड द लंग्स। इसका मतलब इसका मतलब तो यही हुआ, लंग्स के एक्सपैंड होने के कारण एयर अंदर जाती है। अब बेसिकली जब हमें एक्सहेल करना है तो डायाफ्राम हमारा डोम शेप हो गया, इसका मतलब इसकी मसल्स द्वारा रिलैक्स होगी और हमारा रिब केज जो अपवर्ड चला गया था मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, ये वापस आ गया। थोरेसिक कैविटी में स्पेस कम होगी। थोरेसिक कैविटी में स्पेस कम होने के कारण जो लंग्स हैं ये भी रिलैक्स हो गए। जो लंग्स हैं इनके रिलैक्स होने के कारण एयर रशेज आउटसाइड द लंग्स। एयर कहां चली गई? बाहर चली गई। At the height of about 6,000 meters, the partial pressure of oxygen becomes almost half to what is at the sea level. अब जब हम लेह लद्दाख जाते हैं तो वहां पे आप देखोगे काफी हाइट है, इतनी ज्यादा हाइट है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आधा रह गया सी लेवल से। ठीक है, ये देखो ये माउंटेनर्स हैं, ये माउंटेन पे चढ़ रहे हैं। जब ये माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं तो उस केस में बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो हाफ रह गया। अब इस केस में इस आदमी को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग लाइक नोजिया, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है ये बेहोश भी हो जाए। ठीक है, दिस कोजेज माउंटेन सिकनेस इन पीपल असेंडिंग माउंटेन। अब बेसिकली अब ये आदमी है, इस आदमी को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी फील हो रही है। ये 2 कदम ज्यादा चलता है तो ज्यादा डिफिकल्टी फील होती है, ये बैठ जाता है तो बैठता है तो उस केस में एनर्जी कंजम्पशन कम होगी, इसे डिफिकल्टी कम फील हो रही है। इसका ब्रीदिंग रेट बढ़ गया इमीडिएटली और हार्ट रेट बढ़ गया इमीडिएटली, ताकि इसके जो टिश्यूज की ऑक्सीजन डिमांड है उसे फुलफिल किया जा सके। अब इस आदमी ने प्लान कर लिया यार कुछ दिन यहीं रहेंगे। और जब ये आदमी कुछ दिन यहीं रहेगा, आफ्टर फ्यू डेज आप देखोगे इसका आरबीसी काउंट और हेमोग्लोबिन काउंट इंक्रीज हो जाएगा। और आरबीसी काउंट और हेमोग्लोबिन काउंट के आप देखोगे ये धीरे धीरे इस चेंज्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा। इसे एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। आप हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद इसे फोन करोगे, हाँ भाई ठीक है अब तो ये बोलेगा हाँ भाई अब तो ठीक हूं। पूछोगे क्या हो गया था, तो ये बोलेगा भाई स्टार्टिंग में ना जब 2 कदम उठाता था तो ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो रही थी और सेकंड नंबर पे मेरा हार्ट रेट फास्ट हो गया था। अब 10-12 दिन में ऐसा क्या हुआ, अब ये नॉर्मल फील कर रहा है। 10-12 दिन में इसका आरबीसी काउंट और हेमोग्लोबिन काउंट इंक्रीज हो गया, जिसके कारण अब इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो वो बढ़ गई। अब उस केस में हेमोग्लोबिन ज्यादा होने के कारण ही अब ये ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पा रहा है और टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन दे पा रहा है। अब इसकी जो हेमोग्लोबिन है जिसने ऑक्सीजन को कैरी करना है, तो जब हेमोग्लोबिन काउंट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन ज्यादा कैरी की जाएगी। ऑक्सीजन ज्यादा कैरी की जाएगी जो इसे नोजिया, वॉमिटिंग, फास्ट ब्रीदिंग रेट, फास्ट हार्ट रेट की प्रॉब्लम थी वो नॉर्मल होनी शुरू होगी। तो इसका मतलब कुछ दिनों में ये चेंज्ड एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन स्लो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना। एरोबिक रेस्पिरेशन। मैन कैन नॉट होल्ड हिज ब्रेथ फॉर लॉन्ग टाइम। अब भाई ज्यादा देर ब्रेथ रोकोगे तो
समझ पा रहे हो अब क्या होगा, है ना? तो उस केस में बड़े ध्यान से देखो, आपके हर एक सेल को, जिंदा सेल को ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सही टाइम पे, तो अल्टीमेटली डाई करना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने ब्रेथ, जो ब्रेथ है, उसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकते। एलिफेंट सील पानी में रहने वाला मैमल है ये, कैन रिमेन अंडर वाटर होल्डिंग इट्स ब्रेथ फॉर अबाउट 2 आवर्स। ये देखो, ये जानवर देखा होगा आपने, ये एनिमल सील है, सील मैमल, एलिफेंट सील भी बोल देते हैं, एक मैमल है ये। इट इज अडेप्टेड टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये अपनी जो ब्रेथ है ये 2 घंटे के लिए रोक लेता है। ऐसा कैसे रोक लेता है? हम तो 2 मिनट नहीं रोक पा रहे, ये कैसे रोक लेता है? तो इसमें जो मायोग्लोबिन है, जैसे हमारे आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, वैसे ही हमारी मसल्स में मायोग्लोबिन होता है। इसे मसल हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ऑफ एलिफेंट सील एंड अदर एक्वेटिक मैमल्स हैव मोर अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। उनकी जो अफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and level of organization. ब्रीदिंग का मैकेनिज्म भी वेरी करेगा, ठीक है? किस पे डिपेंड करता है? उनका हैबिटेट कैसा है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, देखो अलग अलग तरह के एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं। बर्ड्स में हमने देखा मोस्ट एडवांस लंग्स हैं, इनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिश है, इसमें गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है? जो एनिमल है ये एलिफेंट है, ये हमारी तरह ब्रीद आउट ब्रीद इन कर रहा है। इसमें तो आपको बताया ही है मैंने, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, स्पायरिकल से अंदर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से टिश्यूज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब किंगडम एनिमिलिया की रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपकी, इन कॉन्टेक्स्ट टू रेस्पिरेशन। Protozoans and lower invertebrates such as the sponges, cnidarians, flatworms exchange with the simple diffusion over the entire body surface. अब प्रोटोजो है, स्पॉन्जीज हैं, निडेरियंस हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, इन्होंने अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी है तो कैसे करेंगे? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब याद आ रहे होंगे आपको स्पॉन्जीज, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, ठीक है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अभी बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Protozoans and lower invertebrates like sponges, cnidarians, flatworms, etc. Simple diffusion through general body surface. Earthworm, moist body wall. Insects, tracheal system. Spider and scorpions, book lungs. Crustaceans, gills.
Earthworm use their moist body walls. Insects have network of tubes, tracheal system to transport atmospheric air within the body. आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, सारे ऑर्गेनिज्म में चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, बट रेस्पिरेटरी एरिया की एक खासियत है, इट शुड बी थिन एंड मॉइस्ट. जितना रेस्पिरेटरी एरिया पतला होगा और गीला होगा, उतनी वहां से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटर होगी. स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकियल सिस्टम. अर्थवॉर्म में हमने देखा मॉइस्ट क्यूटिकल है. जो इंसेक्ट्स हैं इनमें स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकियल सिस्टम है ना, ये अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं. दे हैव स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकियल सिस्टम. कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ जी जो बीटल है ना, या जो मस्का डोमेस्टिक है, ठीक है, या जो ग्रास ऊपर है, इनमें रेस्पिरेशन कैसे हो रही है. तो आपको सीधा याद रखना है, ये आर्थ्रोपोड्स हैं और क्लास इंसेक्टा के मेंबर हैं, तो इनमें स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है. Spiders and scorpions have book lungs for aerial respiration. Special vascular structures called gills are used by most of aquatic arthropods and mollusks, whereas vascular bags called lungs are used by terrestrial forms for the exchange of gases. Vascular bags जो हमारे lungs हैं, ये solid and sponges हैं. Solid and spongy होने के बाद इसमें blood supply बहुत जबरदस्त है और ये thin and moist हैं ताकि exchange of gases better कर सकें. Among vertebrates, fish and larvae of amphibians use gills, whereas reptile, birds and mammals respire through lungs. रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स में ऑलमोस्ट सेम टाइप के सिस्टम्स होते हैं. एक्वेटिक आर्थ्रोपोड. ठीक है जी. एक्वेटिक आर्थ्रोपोड से हमने बात की, गिल्स होती हैं इनमें. रेस्पिरेशन इन फिश. अब हमें पता है जो फिश है इसमें गिल्स प्रेजेंट है. फिशेज हैव गिल प्लेट्स which are efficient in removing oxygen from water, maximizes oxygen transfer. Respiratory organs. Amphibians like frogs respire through moist skin and lungs also. अब जो फ्रॉग है इसमें तीन तरह की रेस्पिरेशन चलती है. एक तो थ्रू मॉइस्ट स्किन, सेकंड नंबर पे लंग्स, तीसरे नंबर पे बक्कोफरेंजियल. अगर हम इसका माउथ ओपन करें, ये देखो, ये मान लो इसका माउथ ओपन कर लिया आपने, इसके ओपन माउथ में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये वाली, ये वाला, इस फ्रॉग में ये बक्कल कैविटी और फेरिंग. ये हाईली वेस्कुलर पार्ट है, बहुत जबरदस्त पिंक कलर का, अच्छी ब्लड सप्लाई वाला पार्ट है. इससे भी डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है. इसका मतलब फ्रॉग में तीन तरह की रेस्पिरेशन होगी, थ्रू मॉइस्ट स्किन, थ्रू लंग्स और बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन. Mammals have well-developed respiratory systems. Reptiles and birds. और देखो, reptile, birds and mammals have lungs. Respiratory organs. Aquatic mollusks have gills. Terrestrial mollusks, lungs or pulmonary bags. Pulmonary bags. Fishes and larvae of amphibians, pharyngeal gills. Adult amphibians, lungs, moist skin and buccopharyngeal cavity.
frogs, lungs, moist skin and buccopharyngeal cavity. Respiration in frog, amphibian. Skin while underwater. जब फ्रॉग आपको पानी के नीचे नजर आ रहा है तो उस केस में ये किससे रिस्पायर कर रहा है? स्किन की हेल्प से. लंग्स वाइल ऑन लैंड, जब जमीन के ऊपर है किससे? लंग्स की हेल्प से. अब ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से जो ऑक्सीजन है लंग्स में गई और लंग से ब्लड में गई, ब्लड से टिश्यूज में गई, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में गई, लंग से वापस नोस्ट्रिल से बाहर आ गई. रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश आर, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशेस, गिल्स. थैंक यू फ्रेंड्स. आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक्स डिस्कस किए. बेसिक्स में हमने डिस्कस किया इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है. सेकंड नंबर पे हमने किंगडम एनिमिलिया की कंपैरेटिव डिस्कशन की. हमने देखा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है और ये किंगडम एनिमिलिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय द लेक्चर. कल मिलते हैं ह्यूमन के साथ, ह्यूमन फिजियो के साथ.